मेरे को आप एक बात बताओ, व्हाई डू पीपल कॉल यू नेपोटिज्म किड? आजकल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से जो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब एक्सोडस जो बोल रहे हैं कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हाउ इज योर स्कूल लाइफ लाइक? अभी तक सिर्फ ये होता था जो हमने देखा था कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी, लेकिन अब आप एक दूसरी नेशनल पार्टी को अपने अलायंस पार्टनर ले आए हैं। कल को अगर वो कोई सीट जीतते हैं तो फिर ये भी तो हो सकता है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल। तभी मैं बोलती हूँ कि मोदी जी के राज में मतलब लोगों के पास काम वाम नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को फिलहाल इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि जो यूथ लीडर्स हैं उनको, जैसे कि आप हैं या आपके जैसे और लीडर्स हैं, उनको आगे लेके आना चाहिए? तो लड़ाई है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। एंड वी हैव मुमताज टुडे विद अस। मुमताज को बहुत लोग नेपो किड भी बोलते होंगे। एंड शी इज़ अ बडिंग पॉलिटिशियन, नेक्स्ट जेन पॉलिटिशियन, जेनजी पॉलिटिशियन मैं कॉइन करना चाहता था। वो मेरे बच्चे होंगे। हाँ, वो आपके बच्चे होंगे, राइट? तो शी इज़ अ नेक्स्ट जेन पॉलिटिशियन, सुपर कूल पॉलिटिशियन बाय द वे। Welcome Mumtaz, welcome on the show. Thank you so much for making time for us on such a short notice. शुक्रिया। और मुमताज कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। How is the campaigning going? वेल अब कैंपेन पिकअप करेगा। अब एक फेज खत्म हुआ है कल, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या होता है। रिपोर्ट तो अच्छी आ रही है ग्राउंड से। मेरे को आप एक बात बताओ, why do people call you a nepotism kid? I mean, I've heard this word quite a lot. मुझे ये नहीं समझ आता कि जब डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है या कोई आईपीएस का बनता है तो उनको क्यों नहीं नेपोकिड बेचते। ये पॉलिटिशियन हो या बॉलीवुड हो, इसी में आप मतलब नेपोटिज्म लेकर आते हो। हम ये सब देखकर पले बड़े हैं, इन्फ्लुएंस रहा है हमारा, हमारी इंटरेस्ट डेवलप होती है, तो इसमें गलत क्या है मुझे ये बताइए। और ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप नेपो किड हो तो आपको सब कुछ मतलब प्लेटफॉर्म पे आसानी से मिलता है। इनफैक्ट आप लोगों को ये भी आप लोगों को नहीं, लोगों को ये समझना चाहिए कि ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि इनिशियल बेस या प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, नाम लोग जान जाएंगे, पर उसके बाद जो प्रेशर आता है हर चीज़ पे, मतलब आप चलो बोलो कुछ भी करो, आपके ऊपर नज़र एक्स्ट्रा रहती है। But I think a lot of people troll you on Insta, on social media. हाँ, तो आई जस्ट टेल देम, आई सेड मे बी अनफॉर्चुनेटली आप नहीं हो, आपकी प्रॉब्लम है। आई एम वेरी लकी, आई एम हैप्पी। मेरी किस्मत। Just for reference, everybody to know, you are Mr. Ahmed Patel's daughter. Yes. That's the reason you get trolled. Very He's one of the proud legacy politicians of India. Yeah. He's seen all phases of Congress. He spent about good 40 years, 45 years behind him in politics. Seen the early days of Congress, seen the leadership days of Congress. Yeah. Along with him, you also seen them. Absolutely, बिल्कुल। And you're proud daughter, not a nepo kid. नहीं, नेपो भी हूँ तो सो व्हाट, मेरी किस्मत ना। मैंने जैसे कहा, अब मैंने ये तो नहीं बोला था कि उनकी बेटी पैदा करो, बट हुई हूँ एंड लकीली फॉर मी वो बने जो बने। तो आज उस चीज़ की गुडविल भी है मेरे पास, बट एट द सेम टाइम उस चीज़ का उतना ही प्रेशर है और उस चीज़ की वजह से भी उतना ही खींचा जाता है। Right. So when we talk about your dad, how was it growing up in a political family? How was it like? आप तो डेली पॉलिटिक्स देख रहे हो, घर पे लोग आते जाते आप देख रहे होगे, एवरी डे समबडी कमिंग, किसी को कोई काम, किसी को कोई काम, किसी की लाइफ का कोई चैलेंज, किसी की कुछ प्रॉब्लम। हाउ वाज इट ग्रोइंग अप इन अ प्रॉपर कांग्रेस हाउस होल्ड? सही मायने में फॉर मी ग्रेट फन। आई एंजॉय आई एंजॉय बीइंग अराउंड पीपल। छोटे थे तो वी वर स्टिल अलाउड टू बी अराउंड पीपल। एज वी ग्रू अप मोर तो ही लिमिटेड आवर एक्सपोजर टू too many people, too many politicians and otherwise. But हाँ, बहुत कुछ देखा है, मतलब हिस्ट्री बनते हुए बदलते हुए देखी है while growing up. तो I think I'm very lucky to experience so many things in life, you know, to be able to meet leaders, world leaders, to be able to have access to anyone and everyone, the kind of, you know, life we've seen, things happening around. I think it's been a very lucky journey. How was your school life like? So I grew up in Delhi, Delhi Public School, R.K. Puram, and One of the most famous ones. Yeah, and also the good part of a school like DPS was that there were all kinds of children and from all across the country, because it was very famous for academics. Right. So and to be honest,
किसी को कोई पड़ी नहीं थी कि कौन कौन है, तो आई थिंक कितने लोग ऐसे भी थे, हम लोगों को मालूम नहीं था कि भजन लाल जी के ग्रैंडसन पढ़ रहे हैं या मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ, या यू नो हु इज़ हु। हम लोग बहुत ही एक मिक्स्ड कल्चर में ग्रो अप कर रहे हैं, तो वो कोई डिवीजन नहीं था, इट वाज वेरी एगैलिटेरियन। सो आई थिंक दैट बिकेम वेरी दैट वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, कि हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यू नो कौन रिच फैमिली से, कौन पुअर फैमिली से, कौन किसका बच्चा है, क्या है, बिकॉज सब बराबर थे। तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी लर्निंग कर्व रही है लाइफ में, क्योंकि बैलेंस्ड हम लोग बड़े हुए। How was your friendships like in school? बच्चे डरते थे आपसे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो फ्रेंड्स तब थे ना, आज भी हैं। सो Really? अब हाँ, मेरे दोस्त वही हैं जो तब थे, आज भी हैं। कुछ छूट गए, लेकिन जो कोर दोस्त थे मेरे, उनके साथ ही आज भी उठती बैठती। जो स्कूल कॉलेज के मेरे मेन दोस्त थे, आज भी साथ आज हैं। भी मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वही हैं। लाइफ उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ। Why is friendship so important? It is important because it is, how do I put it? They are your lifelines, if I may put it, you know. Who's your best friend? So I have. If you can't take a name. No, I have so many. One of my best friends lives in Sydney. Okay. She got married. We were in college together. Lives in Sydney. We talk every day. I know what's cooking in her house. She knows what's happening here. Every morning we have a call. We chat. My friends from school, we're all still growing up together. खाना पीना, घूमना फिरना सब साथ में ही है। तो Friendship is very important. वेरी in इंपॉर्टेंट। life. नए दोस्त बने हैं, बट नए दोस्त में गिने चुने 2-4 ऐसे होंगे जो बहुत ही करीब आए हैं। जो असली करीब दोस्त हैं या जो करीब दोस्त हैं, वो पहले के ही हैं, बचपन के। Friendship is then important. वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ लाइन। How was your college की दोस्तियाँ कैसी? कॉलेज की दोस्ती या स्कूल की दोस्ती? बराबर, बिकॉज मैंने जैसे कहा, 2 दोस्त ऐसे हैं जो कॉलेज के हैं, आज भी हैं। 4 दोस्त स्कूल के ऐसे हैं जो आज भी हैं। तो वही मेरा कोर ग्रुप है। Friendship are important part of life. टोटली। And how was your college life? Where was your college? So college was Delhi University, Jesus and Mary College. You were in And GMC? I was in GMC, yeah. It was very good. मैंने कोएड में पढ़ा ज़िंदगी भर, एंड देन उसके बाद एक गर्ल्स कॉलेज में आई, तो बड़ी शांति से 3 साल जिए, बिकॉज एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बट बहुत मज़े में, बिकॉज मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो स्कूल में जब थे तो आप समझ सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स ये वो, तो ये पार्टी में नहीं जा रहा, ये नहीं, लड़के नहीं आ सकते, ये बात नहीं करना, ये नहीं करना। तो एक सर पे मुसीबत थी, बिकॉज आप कभी कभी बहुत लेफ्ट आउट फील करते थे। आपके दोस्त जा रहे हैं पार्टी में, आपको अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लड़के होंगे। तो एक बार जब गर्ल्स कॉलेज में आ गई, तो मैंने बोला ये झंझट खत्म। अब आप ट्रिप पे भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी, सिर्फ लड़कियां हैं। तो मेरे डैड के लिए भी बहुत अच्छे से काम किया, मेरे लिए भी बहुत अच्छे से काम किया। एकदम आसान जिंदगी। You moved around with a lot of security? Not- Do you had threat perceptions back then? स्कूल में थे तो थोड़ा आया था, तो लगी थी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, बट वी हेटेड इट। पापा भी हेट करते थे, इवन वी हेटेड इट। कॉलेज में थोड़ी सी सिक्योरिटी आ गई थी, पर उनको अवॉइड करना हमें आता था। किस तरीके से उनसे बच के निकलो, किस तरीके से पता नहीं चले कि कहाँ जा रहे हैं, कितना बंक मारा, क्या किया। तो वो सब भी हम मैनूवर करके करते ही थे, ताकि पापा की उससे बचे रहें। But don't you think securities are important for kids? And so you were a daughter of a legacy leader. And उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी, तो हम क्या करते सिक्योरिटी का? Really? टिल द एंड नो, उनके पास कोई सिक्योरिटी, उनके पास ना लाल बत्ती वाली गाड़ी थी, ना उनके पास सिक्योरिटी थी। मैं भी बिना सिक्योरिटी के घूमती हूँ अभी भी, मेरे बच्चे भी बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं। but you've had threat perceptions. ऑफ कोर्स रहे हैं। And where did you do your masters from? How was your college masters and So all? I went to England. I studied, I did my post-graduation advertising and marketing from the University of Leeds. Sorry. So too many sorry for all of mosquitoes. this. Sorry, that's okay. So I did my post-graduation in UK, University of Leeds. And how did you start your career like? You went directly into politics, you pursued no, something else? No. So after college, I did internship in Lalit Hotels in Okay. marketing. Then I went to do my post graduation. So थोड़ा सा वो होटल वाला एक्सपीरियंस था, बट वो भी मतलब जुगाड़ जो होता है, बिकॉज ललित सूरी एंड माई फादर वर ग्रेट फ्रेंड्स। तो सिंस पापा स्ट्रिक्ट थे, सो ही वांटेड कि देखो फिर आप बोलोगे कि आपको नेपोटिज्म वो नहीं, किड but की मैं- तरह लोग ट्रोल कर रहे हैं। करने दो ना, उस पर कोई नहीं। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मौका मिला, बट फिर भी जो मौका मिला मुझे,
इंटर्नशिप तो मिल गई बट सैलरी वही मिलती थी इंटर्न की, खाना वही नीचे कैंटीन में काम भी उतना ही करना पड़ता कैंटीन था। में मिलता था, काम भी उतना ही करना पड़ता था। हाँ, कभी कभार फ़ायदा ये था कि छुट्टी मारनी हो तो कोई ज़्यादा नहीं बोलता था जैसे बाकियों को पड़ती थी, तो वो चीज़ में थोड़ा सा एडवांटेज था, बट बाकी तो सब कुछ वैसे ही करना पड़ता था। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर थोड़े टाइम के लिए वापस अपने थीसिस के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करा। एंड उसके बाद somehow I got into I was already always interested in designing, so got into jewelry designing. So a few years did that, worked with some of the best designers in the country, supplied to some of the best stores in the country, and then motherhood happened, and How was motherhood like? so crazy. I have twins, two girls. So, I mean, two babies at the same time, you can imagine it was quite a task initially. So, वो शुरू के years तो काफ़ी मतलब उसमें ही निकले कि वो दोनों बच्चे एक साथ स्कूल जा रहे हैं, टाइमिंग अलग है, उसके बाद फिर वो दूसरे स्कूल में गए, तो वो करते करते कुछ साल तो ऐसे ही निकल गए। सो तब तक वो करियर शरियर कुछ था नहीं, आई बिकेम लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। And then in between got into luxury kids wear because of kids, got involved in that. तो ये सब करते कराते बट दिमाग पॉलिटिक्स में ही था, टू बी ऑनेस्ट। You always wanted to become a I politician? always wanted to. I always When wanted did you to. get that first hook of becoming a politician? I think since I was 9 or 10 years old. Seeing your dad? Seeing my dad, I used to accompany him when I was much younger. I used to accompany him to AICC at nights. I used to be sitting with him when people used to come and meet. I used to, we were, I mean, small things. Uh, Rajiv Gandhi ji inaugurated the Jawahar Bhavan. I was there to welcome him, cut the ribbon. So, like you were involved in small things. Papa's hosting something, we are there. So we grew up with a lot of people around, seeing things happen and also seeing a lot of events happen. Right. Losing elections, winning elections, सरकार बन रही है, कैबिनेट फॉर्म हो रहा है, कॉल आ रहा है कि आप मंत्री बने, वो मना कर रहे हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखिए। वी सीन इंदिरा जी's death. We were playing in the garden when her house was behind, she got shot, we heard gunshots. So You heard the we heard the gunshots? gunshots, so we wondered what happened, and then we realized that it was her that got shot. And then we went off to school normally. By the time we finished school and came back, riots had started. Our school bus was stopped on the way outside Safdarjung Hospital. Our driver was trashed. The windows were broken. We went under the seats. I think I was maybe 7, 8 years old at that point. And you of saw all time. this happening? Yeah, we were under the seat. We had glass shattering, falling on us. We could hear shouting, saying "Jala do, jala do." वो बस पे पेट्रोल फेंकना शुरू कर रहे थे. तो like we didn't know what was going on, and I don't know we were still under how the driver managed to drive the bus off. Because I could hear shouting, "बच्चे हैं, बच्चे हैं." Because we were all school kids. So we've seen that. We've seen in the midst of 1991 elections, my father was contesting. We're in Gujarat, campaigning is happening, and suddenly we hear the news that Rajiv ji is no more. And we've seen our father sink into depression after that, refusing to contest elections. So Your father was very close to he Rajiv was very ji? close. It came as a very, very big shock. I saw a to couple him. of pictures. They were really good friends. Yeah. So he, he's grown. I mean, he became a member of parliament during emergency when the entire Congress party, including Indira ji, lost. So he was 26 years old, and so from Indira ji to Sanjay ji to Rajiv ji, and then to Sonia ji, then to Rahul ji. So he's worked with an entire generation, different generations of the Congress leadership, and we Up grew up. until now. Yeah, and Up we grew till up RG's seeing, we time. grew up seeing that from the outside, know. Right. But so politics was always like around us. So Mumtaz, when we talk about your dad, I have this very peculiar question. How is your politics different from your dad's politics? Because he's a legacy politician. How's your politics different? Okay, I always say that I have learnt the same morals. सिद्धांत जो बोलते हैं, परवरिश, तरबियत, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, जो भी है, ऑनेस्टी, डेडिकेशन टू सर्विस, राइट, वो ट्रेड्स हमने उनसे सीखी हैं. अब मैं कैसी पॉलिटिशियन या व्हाट काइंड आई विल बी, दैट टाइम विल टेल, बट वी आर वेरी डिफरेंट.
वो बहुत कम बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। बोलते थे मुमताज़ थोड़ा कम बोलो। आई लैंड इनटू ट्रबल आल्सो फॉर स्पीकिंग टू ऑनेस्टली, too boldly and too direct. I think a politician is not supposed to do that. You're supposed to be very diplomatic, very balanced. Has landed me in trouble enough times, but I still feel that I would like to be genuine. You know, जो मैं हूँ अब देखते हैं आगे जाके मतलब कितना सीखती हूँ क्या आता है, बट आई डोंट थिंक ही इज़ माई फादर. येस, ही वॉज अ लेजेंड. जो उनका माइंड जितना शार्प था, वो जैसे सोचते थे करते थे, उनकी थिंकिंग मतलब अलग लेवल पे चलती थी. वो ऐसे इंसान थे, कॉन्ट्रास्ट थे. मतलब एक तरफ डीपली रिलीजियस थे, अपना रिलीजन फॉलो करते, एक तरफ बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर थे, किसी में डिफ्रेंसिएशन नहीं था. एक तरफ बहुत ही क्वाइट थे, बट ही वॉज यू नो अ लीडर इन द सेंस ही कुड लीड एन ऑर्गेनाइजेशन. एक तरफ वो कैसे बोलूँ, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन एज अ फादर थे, बट बहुत लिबरल माइंडेड थे. किसी गांव में एक सरपंच की फैमिली में शादी है या उनके यहाँ बच्चा हुआ, उनको वो पता है उनके बेटे का क्या नाम है, लेकिन कौन सी क्लास में मैं पढ़ती हूँ वो भूल जाते थे. तो इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट था उनके अंदर, पर बहुत बारीकी से सोचते थे. एंड आई थिंक उनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो मैं लेना चाहती हूँ, कि सेल्फलेस थे. तो उन्होंने पॉलिटिक्स में जो भी ग्रोथ करी है, इसलिए करी है बिकॉज वो सिर्फ देश हित में या पार्टी हित में सोचते थे. उसमें उनका पर्सनल एजेंडा नहीं था, विच इज़ वाई ही गॉट अलॉन्ग विद एवरीवन एंड everybody respected him, because ये competition या threat नहीं आता था. yes, as he grew more powerful, I'm sure पावर सेंटर्स बनते होंगे, बट उन्होंने कोई चीज़ या कोई पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिक्स अपने ग्रोथ के लिए नहीं करी थी. हमेशा जो भी किया था, ये देखकर कि हाँ इसमें पार्टी का फ़ायदा होगा, इसमें लोगों का फ़ायदा होगा. How is your politics different? It's so that's what I'm saying. That moral is same for me. That at the end of the day, if a person comes to me and says कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मेरे बच्चे को नौकरी पर लगा दो, मुझे उतना पावर चाहिए कि मैं एक फ़ोन उठा के उसके लिए ये काम कर सकूं. कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. आप सबको पापा बोलते थे, आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, बट अगर आपने 5 के लिए भी काम किया, कंसिडर योर सेल्फ सक्सेसफुल. सो टुडे अगर मैं लड़ रही हूँ, इफ़ आई वॉन्ट पावर, आई ओनली वॉन्ट दैट आई शुड बी एबल टू बी ऑफ सम यूज़, एंड also that expectation that he would do this. Today people have that expectation from our family. So I don't want कि मैं आगे जाके किसी को मायूस करूँ. इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास पावर नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं चाहूँगी कि मैं इस पोजीशन में आ सकूँ कि अगर आम जनता बोल रही आए, तो मैं उनकी किसी तरीके से मदद कर सकूँ. नौकरी चाहिए, स्कूल में एडमिशन चाहिए, उनके गांव में सड़क चाहिए, उनके घर पे दीवार चाहिए, पानी की समस्या हो, कुछ भी हो, मैं उठ के किसी को फ़ोन करूं तो लोग को लगे कि हाँ ये बोल रही है तो करना चाहिए. तो उस तरीके का You पावर, come from the same school of thought same as of school your of thought, dad. that it has to be service. You are in politics to serve the people. You are not there to become their boss. You are there to serve people. That is the ultimate idea. And I'm not talking in a very idealistic way. Of course, everybody wants power, everybody wants that platform, but that platform has to be put to the right use. So I think Badal knows a bit more about politics and he has certain really good questions for you. सो मुमताज़, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, विच इज़ लाइक आजकल का जो सिनेरियो है, उसके हिसाब से जो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब एक्सोडस जो बोल रहे हैं कि लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल. जितनी मेरी समझ है, तो एक तो ये जो प्रेशर है, देखिए सबके व्यक्तिगत कारण तो होंगे, तो उसमें किसी ना किसी बात की नाराज़गी होगी, कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से शायद उनको हियरिंग नहीं मिली या उनका कोई काम नहीं बना, एक वो चीज़ है. बट साथ साथ जो प्रेशर आता है इस वक्त की जो सरकार का, जो ईडी का दबाव है, सीबीआई का दबाव है, अगर आपके पास खोने को कुछ है और उधर से प्रेशर आता है तो आप शायद सकम कर जाते हैं. तो व्यक्तिगत रीज़न होंगे. अब क्यों जाना चाहते हैं, हम सबके पास, देखिए सबको सब कुछ मिलता नहीं है. मेरे साथ भी अभी हुआ है. मैं रीसेंट एग्जांपल दूंगी. लोग बड़ी सिंपल तरीके से बात करते हैं, आपको टिकट नहीं मिली, चलो मेरी सीट अलायंस में चली गई. बट ये कोई रीज़न नहीं होता कि आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के एकदम निकल पड़े. तो
क्या कारण है ये तो मुझे पता नहीं, व्यक्तिगत ही होंगे, पर जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। और मैंने हमेशा यही कहा है कि सारे कांग्रेस मुक्त भारत करते करते अब आपने आपने मैंने अच्छा ही कुछ अभी ट्वीट किया था, मैं भूल भी गई हूँ, कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दिया आपने। आप ठीक है, आपने उसका जवाब बिल्कुल क्लियर तो नहीं दिया है, बट स्टिल इट्स ओके। आप अभी अलायंस की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजीज की बात कर रहे हैं। जी। आपका एक अलायंस हुआ है, हम्म। ऑल ओवर इंडिया हुआ है, जी। गुजरात में भी हुआ है। मेरा सिंपल ही क्वेश्चन है कि अगर आप किसी की आइडियोलॉजी के खिलाफ, या अभी कोई आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, अब वो आपके साथ अलायंस में आ जाता है, कहीं ना कहीं अभी हम देख रहे हैं कि रिसेंट चुनाव में जो आपका अलायंस है, जो आपके अलायंस पार्टनर है आम आदमी पार्टी, उनकी वजह से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। जी। और अब एकदम से वो आपके पार्टनर आ गए, तो ये आप जैसे एज अ नॉर्मल कार्यकर्ता के तौर पे मैं आपसे पूछूं, तो आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस चीज़ को टैकल करना देखिए, ऑन ग्राउंड्स? दो पार्टी आमने सामने लड़ती, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी लड़ी है, पंजाब में लड़ी है, बिल्कुल आप आमने सामने लड़े हैं, लेकिन इस वक्त इससे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जो करंट रेजीम है, जो करंट सरकार है, अ, उसको, क्योंकि हम समझते हैं और अब जनता भी समझ रही है कि ये देश हित में सही नहीं है, ये देश के लिए सही नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए सही नहीं है, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए बाकी सब अगर साथ में आ रहे हैं तो ये ज़्यादा बड़ी बड़ी लड़ाई है। तो जो दूसरी लड़ाई जो चल रही थी, छोटे मोटे जो डिफरेंसेस थे या आपस के अंदर के जो झगड़े थे, उसको छोड़ के, बोलते हैं ना मुट्ठी बंद होती है, 5 उंगलियां बंद पर होकर आप मुट्ठी साथ में आती है, तो ये बड़ी लड़ाई के लिए सब साथ में आए हैं। और इस वक्त देश को इस अलायंस की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि इससे राहुल गांधी जी की जो इमेज है उस पे ही एक डेंट आएगा? बिकॉज अभी तक सिर्फ ये होता था, जो हमने देखा था, कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी, लेकिन अब आप एक दूसरी नेशनल पार्टी को अपने अलायंस पार्टनर ले आए हैं। कल को अगर वो कोई सीट जीतते हैं तो फिर ये भी तो हो सकता है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल, या मोदी वर्सेस वॉट एवर इट इज। द आइडिया इज़ कि हुएवर वर्सेस मोदी को हटाना है, आप समझ रहे हैं? इस वक्त द आइडिया इज़ टू नॉट हैव द बीजेपी। इस वक्त आइडिया इज़ कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी अलायंस जो मिल के लड़ाई लड़ रही है, वो है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। तो ये बड़ी लड़ाई की मैं बात कर रही थी। तो अगर ये इसमें सक्सीड कर जाते हैं तो फिर वो मोदी वर्सेस हु का तो सवाल ही नहीं आता है ना। आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रही नहीं, हूँ? मैं तो बिल्कुल। लड़ाई है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। सो मतलब सारी की सारी फिलहाल की जो पॉलिटिक्स है वो मोदी जी के इर्द गिर्द ही। नहीं, देश बचाने के इर्द गिर्द है। ओके। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये देश हित की लड़ाई है। इट इज़ नॉट about Modi, it is not about BJP, it is about saving the country। and देश को बचाने के लिए अगर मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, तो उसके लिए मतलब कोई सी भी लड़ाई जितनी भी बड़ी हो, जितने लोगों को साथ में आना हो, वो अपने डिफरेंसेस को भुला के इस वक्त वो चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है। हम जैसे आप कह रहे हो कि अभी यूथ के बारे में बात कर रहे थे, नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे, और आप भी कह रहे हो कि मोदी जी को हराने का मेन पर्पस जो है अभी फ़िलहाल मोदी जी या देश को बचाने का पर्पस। तो आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को फ़िलहाल इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए कि जो यूथ लीडर्स हैं उनको, जैसे कि आप हैं या आपके जैसे और लीडर्स हैं, उनको आगे लेके आना चाहिए? अभी भी कांग्रेस पुराने ज़माने में या पुरानी 30-35 साल पुरानी जो जनरेशन है उसके साथ बहुत ज़्यादा वो कर रही है। देखिए, वो एस्टैब्लिश फेसेस हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास, इतने सालों से राजनीति में हैं, तो उनका एक्सपीरियंस लेकर उनकी बैकिंग लेकर हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सब इसीलिए अब पार्टी में आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग पार्टी के लिए, देश के लिए। माय क्वेश्चन रिमेन्स कि आपको नहीं लगता कि आज का जो यूथ है, लाइक पीपल लाइक अस, हम अपनी जो जनरेशन है वो आप जैसे लोगों से ज़्यादा रिलेट करेंगे? बिल्कुल। तो तभी तो हम आ रहे हैं ना फील्ड के अंदर, तभी तो। लेकिन रातों रात तो अब अगर मेरे जैसा इंसान सडनली जंप करके आता है तो सबसे पहले यही बोलेंगे नेपोटिज्म के बारे में बात किया जाएगा। हम लोग भी ग्राउंड पे रह के काम करके, एक्सपीरियंस लेकर
आगे बढ़ेंगे। और वो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? जो सीनियर्स हैं उनके साथ रह के उनके साथ सीख कर ही आएगा ना। तो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट हम लोग आगे के लिए ग्रूम हो रहे हैं। बट ग्रूमिंग कई बार ऐसा नहीं होता कि उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को ही उठाना पड़ता है? कांग्रेस पार्टी, ये सारे जगह का यही हाल है ना। आप ये सवाल बीजेपी को क्यों नहीं पूछते हैं? बीजेपी को इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने कुछ अपने बहुत अच्छे लीडर्स को इस रीज़न की वजह से शायद खो दिया है। मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, मेरा कोई इसमें कोई नहीं, आप सही बोल रहे हैं, बट इसमें जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई ना कोई व्यक्तिगत रीज़न होंगे, बट पॉलिटिक्स में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। और वही जो अभी सवाल पूछा गया था मुझे, तो ये जो पेशेंस है ये मैंने अपने फादर से सीखा है कि आप पेशेंट रहें, आप आपके गोल पे फोकस्ड रहें और अपना टाइम आएगा। ओके, आप बेसिकली आप कहना चाह रहे हो कि जो अभी की जो रिजीम है, जो कांग्रेस की है, उसमें आप लोगों को लगता है कि इन फ्यूचर आप लोगों को वो देंगे उतनी पावर कि आप लोग भी उस पर वर्क कर पाओगे? हम लोग अपने आप को प्रूव करेंगे तो ज़रूर मिलेगा हमको ये स्पेस ना। हम लोग अपने आप को प्रूव करेंगे, हम लोग काम करेंगे, जनता एक्सेप्ट करेगी। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे मेरे जैसा इंसान अगर पॉलिटिक्स में आए, मैं शुरू के दिन से बोल रही हूँ, जनता चाहेगी तो, विच मीन्स दैट पब्लिक अगर एक्सेप्ट करेगी कि ये हमें लीड कर सके तो ही मैं आगे आऊँगी ना। इसमें सिर्फ पार्टी की भी डिसीजन नहीं होती। मैं अगर लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ तो लोगों की भी एक्सेप्टेबिलिटी होती है। मुझे अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी। अहमद पटेल की बेटी बन के तो मैं आ गई, पर अब एक्सेप्ट करेगा कोई नहीं करेगा मुझे, वो तो आगे जाके पता चलेगा। बट हम लोग ये प्लेटफॉर्म ले रहे हैं और मैं अपनी बात हमेशा साथ साथ करती हूँ कि जितने भी लोग हैं, आज मैं जहाँ जाती हूँ नॉर्मल सिविलियंस के बीच में भी, लोगों के बीच में, तो लोग सिर्फ कंप्लेन क्रिप करते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कंप्लेन क्रिप ना करें, कम बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। बट सिस्टम का पार्ट होना कोई आसान बात नहीं है, चाहे आप किसी के भी बच्चे हो या चाहे आप आम कार्यकर्ता हो, स्ट्रगल उतनी है। और ख़ास करके इस वक्त जैसे कांग्रेस पार्टी है, हम लोग पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं हैं, पर हमारे साथ इतने कार्यकर्ता ऐसे जुड़े हुए। वो क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि वो एक विचारधारा में बिलीव करते हैं। तो यही जो आपने सवाल पूछा, इतने आसानी से अगर हम पार्टी छोड़ देते हैं तो इसका मतलब हमारी विचारधारा इंटैक्ट नहीं है। वी आर ओनली हियर फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स, वी आर ओनली हियर फॉर पर्सनल गेन्स। बट इसमें जैसे कि आप लोगों के कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लीडर्स या जो भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है, देखिए एज यू सेड कि सबके पर्सनल रीजंस होते हैं, बट उन सब के बीच में एक चीज़ बहुत कॉमन निकल के आती है जो सभी कहते हैं कि जो एक निचले स्तर का कार्य करता है, वो जो आपकी टॉप लीडरशिप है, उन तक बीच में कोई कनेक्ट नहीं है, ब्रिज नहीं है, वो उन तक पहुंच ही नहीं पाते, अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस चीज़ को लेके मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? तो बिल्कुल ज़रूर मिसिंग लिंक है कहीं ना कहीं। आप जो कह रहे हैं उसमें भी जाहिर है, इतने लोग बोल रहे हैं तो इसमें सच्चाई है। और इस चीज़ पे वर्क करना हम सबको ज़रूरी है। और आई एम श्योर अब जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, एवोल्यूशन जैसे बोलते हैं, चेंज होता है, बदलाव होता है, वो आएगा। आपके कैसे रिलेशंस हैं गांधी परिवार के साथ? दे ग्रेट जी। कभी पर्सनली बैठ के उनसे बात हुई? नहीं, पर्सनल लेवल पे रिलेशन हमेशा रहा है। अब पार्टी में आए हैं, बट टू बी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम सब अपने अपने फील्ड में बिज़ी रहे हैं। उन लोगों का खैर एक अलग ही वो है, बट मैं भी पिछले 1 वर्ष से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कांग्रेस की विचारधारा लेकर ही घूम रही थी। तो उसके आगे पॉलिटिक्स डिस्कस करने का मौका कभी मिला नहीं। आगे जाके हो सकता है एज आई गो इन डीपर तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। राहुल गांधी जी के बारे में सी व्हाट इज़ ट्रू व्हाट इज़ नॉट, हम इस चीज़ के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है जी। बट राहुल गांधी जी के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है जो हो सकता है बीजेपी का भी नैरेटिव हो, बट लोग इस चीज़ को कहते हैं कि राहुल गांधी जी कुछ अपने ही 4-5 लोगों के आसपास घिरे हुए हैं और उनके अलावा किसी और की बात उन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होती है। क्या ये सच है? पर राहुल गांधी जी एट द सेम टाइम पिछले 1 वर्ष से अगर आप देखेंगे तो देश के हर कोने में मतलब गए हैं और जनता के बीच में रहे हैं। और एक ही इंसान है जो मुझे दिखते हैं जो खुल के रोज़ बिना डरे निडर होके इस सत्ता के बारे में बात करते हैं खुल के। मतलब किसी और शायद हम भी थोड़ा डरे
बोलने में, जो बाकी लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं अदरवाइज ऑल्सो, एक कहीं ना कहीं एक भय है, एक फियर है कि मोदी सरकार क्या कर देगी या कुछ है, एक पर्सनल फियर भी रहता है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी बिना डरे रोज़ मतलब खुल के आवाज़ उठा रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि क्या नुकसान हो रहा है हम लोगों को मोदी सरकार से। तो ये चीज़ भी आपको देना है, और वो सीधा सड़क पे उतरे हैं। भारत जोड़ो यात्रा थी वो क्या थी, 4-5 लोग जो घिरे हैं वो घिरे होंगे ज़रूर, लेकिन वो तो जनता के बीच में है, जनता को सुन रहे हैं ना, आम जनता को रोज़। लेकिन वही तो मतलब कह रहे हैं कि वो सुन ज़रूर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ पे एक्शन बहुत कम लिया जाता है। वक्त लगता है, जैसे मैं बोलती हूँ सब्र पेशेंस लगता है। इसका जो ये कर रहे हैं रातों रात तो इसका नतीजा निकलता नहीं है, बट आप ट्रैक्शन देखा है, चीज़ें बदली हैं, लोगों ने राहुल जी को भी एक नए अवतार में देखा है, उनकी इमेज चेंज हुई है, तो काफ़ी चीज़ें बदलती हैं। मोदी जी को भी प्रधानमंत्री बनने में 10-12 साल लगे, गुजरात सीएम बनने के बाद 15 साल, और फिर जाके बने हैं। तो राहुल जी के केस में भी अगर अब वो जनता के बीच में उतरे हैं तो वक्त लगेगा कि जनता को सही मायने में समझ आएगा कि वो क्या विचारधारा लेकर आपके बीच में आए, वो आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को लोग पूछते हैं 70 साल में क्या किया, तो ये मैसेज पहुंचाया है। देखिए आज की जनरेशन को तो पता नहीं है कि 50 साल पहले क्या किया है, किस हालात में देश आज़ाद हुआ था, किस हालात में देश को अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, और वहाँ से यहाँ तक जो 2014 तक पहुँचाया है वो कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाया है। पर जो नैरेटिव आज की जनरेशन को दिखाया जा रहा है, जो भी फर्स्ट टाइम वोटर है जो अब इस चुनाव में वोट कर रहा है, उसको तो यही बताया जा रहा है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। उसको यही दिखाया जा रहा है कि जो भी हुआ मोदी जी के बाद ही हुआ। पर आप ये भी समझिए कि आपको जो आज दिख रहा है, यू हैव द वर्ल्ड एट योर फिंगर टिप्स। आज आपको जो न्यूज़ टक 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 इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे मिलती है, जो यूपीए की सरकार थी उस टाइम पे ये एक्सेस नहीं था। आपको वेट करना पड़ता था कि एनडीटीवी पे स्टोरी आएगी, टाइम्स नाउ पे स्टोरी आएगी। आज आपके पास एक्सेस इतना है कि आप जो प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचा सके, व्हाट्सएप के थ्रू, फलाना के थ्रू आप पहुंचा सकते। और ये जो सरकार अभी है हमारी मोदी सरकार, ये प्रोपेगेंडा ही करती है। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग। मतलब काम कम है, मार्केटिंग ज़्यादा है। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, जस्ट बिकॉज कोका कोला इज़ मार्केटेड वेल does not mean it is good for your system. But so similarly, just because Modi and Modi government is marketed well does not mean it's great for the country, क्योंकि आधी चीजें is only PR, it's only propaganda. But somewhere you have also praised Modi ji. No, when I praise him, मैं ये बोलती हूँ कि उनकी कल्ट पर्सनालिटी है, तभी तो लोगों की इतनी फॉलोइंग है। लेकिन वो फॉलोइंग क्यों है, उसके पीछे तो आप समझिए, उसके पीछे पैसा है, मशीनरी है। आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए राहुल गांधी की इमेज ख़राब करने में, और आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए मोदी जी की इमेज बनाने में। 70 साल कांग्रेस रही है पावर में, पर भाजपा आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। इस वक्त इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो स्कैम है, इट इज़ द लार्जेस्ट स्कैम इन द कंट्री। अब आप ये देखना, 10 साल पहले जब ये 2G, CWG, 4G स्कैम हुआ था, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने डंडा नहीं घुमाया और रोका नहीं, पब्लिक सड़क पे आ गई थी अन्ना हज़ारे मूवमेंट के टाइम पे। आज किसी की हिम्मत है, मीडिया नहीं दिखा रही, कोई बोल नहीं रहा है, पब्लिक की हिम्मत होगी कि सड़क पे आएंगे। आप उठा के आपके लीडर्स को जेल में डाल रहे हो। आपने ईडी, सीबीआई, मीडिया, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, हर चीज़ को कैप्चर करके रखा है। आज अगर कांग्रेस एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है, वो भी आपको अलाउड नहीं है। दे सिंपली से कि जो हमने किया है वो कांग्रेस कभी कर ही नहीं पाती, एज इन फॉर ऑफ कोर्स नहीं कर पाती। इस तरीके का डिक्टेटरशिप थोड़ी ठीक है। आप वापस एग्जांपल में बोलोगे 1977 में अगर इमरजेंसी आई, इंदिरा गांधी जी की इतनी हिम्मत रही कि इलेक्शन होने दिया उन्होंने, और इलेक्शन में हारी, और उसके बाद फिर चुनाव जीत के वापस आई हैं जनता की मर्जी से। बट आज आप देखिए, एवरीथिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? तभी आपने जो थोड़ी देर पहले सवाल पूछा कि अलग अलग आइडियोलॉजी क्या, जो आपस में लड़ी हुई पार्टीज है वो भी साथ में आई हैं देश हित के लिए, देश को बचाने के लिए। क्योंकि टुडे पीपल से इफ नॉट मोदी हु, टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। नो, टुडे फर्स्ट यू मूव देम, ऑल्टरनेटिव आ जाएगा।
बट अगर आप ऑल्टरनेटिव, आप मतलब क्या, आज मेरे पास अगर खाने को कुछ नहीं है, इंसान अगर जंगल में या कहीं पहाड़ में फंस जाता है और वो मर रहा है और उसके पास कुछ नहीं है ऑल्टरनेटिव, तो वो कुछ भी उठा के खाएगा पिएगा। हमने इतनी एडवेंचर स्टोरीज़ देखी। आज अगर सड़क पे आपकी गाड़ी जल गई तो आप वेट करोगे कि बेंटली आएगी? नहीं, obviously आपको not. अगर कोई ऑटो वाला, साइकिल वाला भी मिलेगा और आपको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे, आपके पास कुछ साधन नहीं है, तो आप जो भी ऑप्शन मिलेगा लोगे। वी आर इन दैट सिचुएशन इन द कंट्री राइट नाउ कि हमें जो भी ऑप्शन मिले हमें लेना चाहिए, बट इनको हटाना चाहिए। But ये सिचुएशन में हम अभी। being a politician, being a woman, being a Muslim politician, if I'll say, don't you think कि मोदी जी ने कुछ अच्छे काम किए हैं? एज इन फॉर एग्जांपल, जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है, वो भी बीजेपी पार्टी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करती है, 3 तलाक, विच दे हैव काइंड ऑफ अबॉलिश्ड, कि भाई हमने 3 तलाक को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। सो आपको नहीं लगता ये बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है? देखिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। और रिलीजन, कोई भी रिलीजन आप ले लें, इस्लाम ले लें, हिंदुज़म ले लें, क्रिश्चियनिटी, हम लोग सब अपने हिसाब से ट्विस्ट करते हैं। जो हमें सूट करता है कर लेंगे, जो हमें लगता है कि हमें सूट नहीं करता है नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रिपल तलाक वाला भी जो है, ये लोगों ने मिसयूज़ किया है। बिल्कुल सही किया इसको अबॉलिश करके, बिकॉज़ बहुत औरतों की ज़िंदगी इसमें बर्बाद हुई है। बट नॉर्मली रेयर होता है कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक होता है। अगर आज भी हम लोगों की फैमिलीज़ में या हमारे कल्चर में अगर तलाक होता है तो एक सिस्टम फॉलो किया बट जाता लोग है। तो, आप मानेंगे, लोग इस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे थे। लोग कर रहे थे, बिल्कुल, तो सही ये किया है, लेकिन इसको अबॉलिश करके इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज़ करना, वो चीज़ मैं गलत मानती हूँ। क्योंकि इसमें क्या किया है, आप जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम डिवाइड दिखाते हैं, अब आपने इसको एक इशू बना दिया कि ये हमने करके मुसलमानों के लिए किया। हिंदूज़ लोगों को लग रहा है कि हाँ, मुसलमानों को उनकी जगह दिखा दी गई है। ये जो डिवीज़न लाते हैं, ये सब करके, आपकी नीयत भी, अगर नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपने किया बिल्कुल सही, लेकिन अब उस चीज़ को करके आप मिसयूज़ कर रहे हैं और आप उसको प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ है हम। पर कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखें, आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी को एक ब्रांड बना दिया गया है। कांग्रेस 70 साल तक पावर में थी, तो कांग्रेस कहाँ लैग कर रही है कि बीजेपी अपने आप को इतने अच्छे से लोगों तक पहुंचा पा रही है, कनेक्ट कर पा रही है? ज़मीनी कार्यकर्ता तो कांग्रेस के पास भी बहुत है, पर कांग्रेस उस चीज़ को क्यों नहीं कर पा रही है? एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, अलग जाके। हिटलर वॉज ऑल्सो अ ब्रांड। जो एट्रोसिटीज़ वो कर रहे थे, आप जानते हो हॉलोकास्ट के बारे में। जब लिबरेशन हुआ और उसके बाद जब आम लोगों को, जर्मन लोगों को कैंप्स पे ले जाए गए और दिखाया गया कि यहाँ पे रहता, वो फिर भी यकीन करने को तैयार नहीं थे। उनको उनके कुछ किलोमीटर आगे घरों के इस तरीके के कैंप्स, जहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल वर बीइंग किल्ड एवरी डे, दिस प्रोपेगेंडा जो चल रहा था, आपको ऐसे ब्रेन वॉश किया गया था कि आपको लग रहा था कि एक हाइपर नेशनलिज्म आपके अंदर इन्वोक किया गया था कि इट इज़ जर्मन प्राइड, इट इज़ दिस, इट इज़ दैट, इट इज़ दैट। वही चीज़ इंडिया में आज हो रही है। तो आप जो बोल रहे हैं ब्रांड मोदी, बिल्कुल, ब्रांड मोदी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ crores and crores and crores of rupees and propaganda, and unfortunately और fortunately ब्रांड मोदी, मैं हमेशा बोलती हूँ, इज़ बिगर देन ब्रांड बीजेपी। आज अगर आप लोग सोच भी रहे हैं कि बीजेपी देश को आगे लेकर जाएगी, जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, आपने सरकार में चीफ मिनिस्टर बदल दिया, आज आपके सिटिंग एमपीज़ हैं, आपने उनकी टिकट काटी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी नहीं फेस करना है। ये वाली चीज़ भी है कि हाँ, वो एक 4 बार के सिटिंग सीएम को 1 मिनट में हटा देते हैं और उनकी वहाँ पे एक विरोध नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बिल्कुल। तो ये किस बात का, ये दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। आप दिस इज नॉट इंटरनल डेमोक्रेसी। आप समझ रहे हैं? आप बन सकते हैं पीएम अब तीसरी बार, लेकिन जो सीएम है 3 बार, उसको हटा के किसी और को बना दे ताकि वो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। बट दे से ओके, हाँ, उसी तरीके से आप अच्छे कैंडिडेट्स हैं, उनको चेंज करके दूसरे को लगा देते हैं। आज आप किसी को भी, आज मैं भी खड़ी हो जाए, आप भी बीजेपी से खड़े हो जाए, जीत जाएंगे। नॉट बिकॉज आप है और मैं हूँ, क्योंकि मोदी जी का फेस इज़ अ थिंग। बट व्हाट आफ्टर मोदी जी? डू यू थिंक बीजेपी आगे सर्वाइव करेगी?
डू यू थिंक कि इन लोगों को ग्रोथ मिलेगी? एक बार एमपी बन गए, 2 बार एमपी बन गए, उसके बाद क्या आपको लोग आपके लिए नहीं वोट कर रहे हैं? वो इसी चीज़ के लिए तो एक नारा देते हैं कि अभी तो चाय वाला है, उसके बाद गाय वाला, विच इज़ लाइक योगी जी दे वेल से। दैट वो टाइम बताएगा, बट आप डेवलप भी तो नहीं होने दे रहे हो। साथ में आज आप सारे दूसरी पार्टी के लोगों को, तो आपको ज़रूरत क्या? आप एक तरफ बात करते हैं कांग्रेस मुक्त भारत की, फिर आप पूरे बीजेपी को अभी इन्वेस्ट और भर रहे हैं कांग्रेस के लोगों के साथ ही। आपके ओरिजिनल कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? आपके अपने लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? और मोदी जी का फेस अगर आपके साथ नहीं रहा तो आपको लगता है आप जीत पाओगे? तो तब जब कांग्रेस सत्ता में होगी तो फिर ऑपोजिशन कितनी वीक होगी, आप उसके बारे में भी तो बात करिए ना। जो हमारा अलायंस है, अभी जो आप बता रहे थे कि कोई फेस ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो हमारा पूरा विपक्ष है वो आपस में ही एक दूसरे से जो लड़ रहा था अभी तक, उसकी वजह से ये जो ब्रांड मोदी है ये इतना ज़्यादा बड़ा डेवलप हुआ? अह, नहीं, ब्रांड मोदी बड़े स्ट्रेटेजिकली डेवलप हुआ है। ब्रांड मोदी डेवलप कर रहे हैं जब से वो गुजरात के सीएम थे। एक उनका फोकस और एजेंडा था कि आई विल बी प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ना ही कांग्रेस बट विद इन अपनी पार्टी के भी बड़ी स्ट्रेटेजिकली सबको साइडलाइन करते 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 आप दिल्ली पहुंचे हैं। पर एक करिश्मा जो होता है, जो मैंने भी बोला, कल्ट फॉलोइंग होती है, बहुत हो गया। कितना सुनोगे आप मन की बात? पब्लिक की मन की बात तो आप नहीं सुन रहे हो, इट इज़ ओनली योर मन की बात। आप कितना सुनोगे? अब देखिए इलेक्शन आ रहा है, फिर से हम हिंदू मुस्लिम पे आ गए, राइट? आप प्रधानमंत्री हैं कंट्री के, आपको इतना ज़्यादा मतलब आपकी इतनी ज़्यादा बड़ी इमेज है वर्ल्ड में, स्टेट आई मीन एज अ स्टेट्समैन, ठीक है, बट अल्टीमेटली चुनाव के टाइम पे आप फिर से उसी प्रोपेगेंडा पे आ गए। शोभा नहीं देता है आपकी पोजीशन का, आप समझ रहे हैं? पर आप कब तक ये करेंगे? अब लोग भी थक गए, अब लोगों को दिख रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है, किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ बोला, आपने उठा के जेल में डाल दिया, आप फर्जी केसेस कर रहे हो, आप सबको साइलेंस कर रहे हो, एक तरीके का हर जगह प्रोपेगेंडा चल रहा है, जहाँ जाओ आप यू कैन नॉट एस्केप मिस्टर मोदी। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी को, जो आप कह रहे हो, मोदी जी को भी तो मुद्दा विपक्ष ही देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि अभी जैसे मोदी का परिवार वाला वो चीज़ चल रही है, इससे पहले भी मोदी जी को चाय वाला और इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें, हर बार कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जिसको लेके मोदी जी को मुद्दा दे दिया जाता है। नहीं 100%, बट एट द फिर वही हुआ ना, ब्रिलियंट प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग अनफॉर्चुनेटली दे दिया और उसको, तो आई थिंक ये सब ट्रिक्स हम लोगों को भी सीखना बहुत महत्वपूर्ण होगा अब, और सीख रहे हैं, अब हम भी सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पावर सेंटर्स। बेसिकली अभी कांग्रेस के बारे में जो एक नैरेटिव सेट है दैट देयर आर मोर देन 5 पावर सेंटर्स राइट नाउ, हाउ मच इज इट ट्रू? बिकॉज डिफरेंट अभी जो जितने भी आपके जो लोग हैं वो आए हैं, उन्होंने बताया है कि देयर आर डिफरेंट पावर सेंटर्स, और मोस्टली जो अभी जो कांग्रेस को रूल कर रहा है, इट इज़ द साउथ कैडर विच इज़ रूलिंग द कांग्रेस। इज इट ट्रू? वी डू सी, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के वो साउथ से ज़रूर हैं, बट ऐसा नहीं कि वो सिर्फ साउथ को केटर कर रहे हैं। सरकार अभी हमारी कर्नाटका में, तो शायद इसलिए नैरेटिव ऐसा लग रहा होगा, पर आई मीन कांग्रेस पार्टी फंक्शंस फॉर द एंटायर कंट्री। बट इसमें एक चीज़ मैं जो पूछना चाहूँगा कि जो कांग्रेस है वो अडानी अंबानी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करती है। दे ऑलवेज से कि मोदी जी इज़ लाइक फेवरिंग अडानी एंड अंबानी, बट एज सुन एज द गवर्नमेंट फॉर्म्स, बहुत जगहों पे हमने ऐसे देखा है कि जैसे ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई और वहाँ पे जो बड़े बड़े टेंडर्स हैं, इवन द कांग्रेस पार्टी गेव ऑल दोज टेंडर्स टू अडानी ओनली। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सो अगेंस्ट नहीं है कांग्रेस पार्टी या राहुल जी, उनका कहना ये है कि सिर्फ कंसंट्रेशन 2 जगह नहीं हो सकती है। ज़ाहिर है कि ये कंपनीज़ इंडिया के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं, पर एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज गोइंग वन साइडेड, एंड जिससे कि नुकसान बाकियों का भी हो रहा है और नॉर्मल लोगों में भी हो रहा है कि हर चीज़ फेवर उस चीज़ के ख़िलाफ़ पार्टी आवाज़ उठाती है। बट बाकी जो आपने कहा, आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, तो ज़ाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, कहीं ना कहीं क्रॉस करता है, तो वहाँ पे तो नेचुरली इकोनॉमी ग्रो करने के लिए बिजनेस होता ही है। If given a chance at this point of time, what changes would you like to bring in Congress? कि ये वाली चीज़ तो मैं बिल्कुल बदलना चाहूँगी और ये बहुत ज़्यादा
एक कार्यकर्ता को परेशान करती है? तो एक बहुत ही रोबस्ट HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जैसे बोलते हैं, जैसे कॉर्पोरेट कंपनीज में होता है, वैसे आई थिंक होना चाहिए, जहाँ पे सब आके अपनी बात रख सके। और जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बात बोली थी चेन की, तो एक बड़ा सॉलिड चेन फॉर्म होना चाहिए कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट जगह पहुँचे और उससे राइट डिसीजन लिया जाए। अगर ऐसा कोई सिस्टम बनता है, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। So this is the major change which you 100%, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी पुरानी, 100 साल पुरानी पार्टी है और हमारे पास ज़मीं पे कार्यकर्ता आज भी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं जाती हूँ ग्राउंड पे, देखती हूँ, फिर रेपिटेटिव साउंड करूँगी कि 80-80 साल के कार्यकर्ता कांग्रेस के खेस पहन के खड़े हैं, हार के भी। पार्टी हार रही है बट फिर भी कांग्रेस का झंडा लहरा रहे हैं। वो लोग दिल से जुड़े हुए हैं, वो विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन लोगों की आवाज़ पहुंचनी चाहिए ऊपर तक, और अगर वो पहुंचना शुरू हो गई तो पार्टी ज़मीन से वापस जुड़ के बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो वो चीज़ मैं लाना चाहती हूँ। Yeah, enough of serious political talks. I'll change the narrative a bit. Sure. I mean, we've been talking to you for some time. You seem to be a very cool politician. Do you think there's a image crisis with politicians, that they have to dress a certain way, they have to talk a certain way, they have to present in a certain way? Because talking to you, you are the kind of politician we would want. The Great, new I'm very generation happy. politician. इसको ज़्यादा रेज़ करना, बिकॉज मैं भी यही समझती हूँ। मेरे फादर पहनते थे क्रिस्प वाइट कुर्ता पजामा, आई लव इट, मैं भी पहनती हूँ। पर आई डोंट थिंक कि आप एक इमेज में सिर्फ आपको सेट होना चाहिए, किसी के लिए भी। वो जो एक ज़माना था कि झोला लेकर आप चल रहे हो, मुझे बहुत लोग पूछते हैं। अभी बीच में मैं ट्रोल हुई थी, मैंने 4 दिन पहले कैंपेन के टाइम पे एक फ़ोटो डाली, अंडमान में नील आइलैंड पे थी और मैं नारियल पानी पी रही थी, और एक लुई विटॉन का बैग छोटा सा, जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल सा है, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो किसी ने कमेंट किया उसके बारे में, तो मैंने वापस ट्रोल बैक भी किया। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा है मेरे पास खादी का भी झोला, लेकिन मुझे जो कंफर्टेबल लगता है, और टैक्स पे करके ख़रीदा है, तो प्रॉब्लम क्या है आपको? आप समझ रहे हैं? तो आप ट्रोल होते हो इन तरह की चीज़ों पे। कभी कभी कॉन्शियस भी हो जाती हूँ कि मैं कहीं पहुँची और पब्लिक में लोगों ने देखा मैं जीन्स में हूँ, मैं एयरपोर्ट में ट्रैवल कर रही हूँ, तो लोग पूछते हैं आप व्हाट डू यू डू पॉलिटिशियन, और रियली यू नो वो दे कांट रिलेट टू यू। बट आई फील वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज व्हाट इज़ अ बिग डील। आज अगर मैं यूथ से कनेक्ट कर रही हूँ, मोदी जी आजकल यूट्यूबर्स एंड गेमर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब वो ही इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस जनरेशन। तो अगर हम उस तरीके से ड्रेसअप करें, बात करें उनकी लैंग्वेज में, व्हाट इज़ रॉन्ग? दे आर आवर वोटर्स ऑल्सो। तो और दूसरा कि मैं ऐसी हमेशा से रही हूँ, तो एक फेक इमेज क्यों बनाने की कोशिश करूँ? सबसे पहली बात यह है कि अगर आज मैं अपने आप को इमेज चेंज करती हूँ जस्ट टू फिट इन टू दैट, तो कल उठ के मेरी बात को कौन यकीन करेगा? कि मतलब एवरीबडी विल थिंक कि कुछ ना कुछ फेक नैरेटिव ही लेकर चल रही है। तो आई वॉन्ट टू बी हु आई एम। राहुल जी इज सिनोनिमस नाउ वाइट टी शर्ट, Right. जो कि कंट्रोवर्सी बनी थी क्योंकि बर्बरी की टी शर्ट थी, तो 40,000 की टी शर्ट, फलाना ढमकाना, बिग डील। अरविंद केजरीवाल जी केम विद अ मफलर। Right. आज तक ही इज नोन एज द मफलर मैन। उनको कभी आपने सफ़ेद कुर्ता पजामा में देखा नहीं। Right. 2 बार चीफ मिनिस्टर बने कि नहीं बने। तो आई थिंक पब्लिक विल कनेक्ट with who you are, and I think you should be true to yourself. Okay, so you just spoke about trolling. हाँ, Now, when I talk about trolling, I went through your feed, I went through your profile, Insta and everything. I saw that you got trolled. अब मतलब मैं आपको कैसे बोलूँ, आपको बड़े लोगों ने ट्रोल किया कि आप एक मुस्लिम हैं, एंड यू नो दैट आपको लोग तिलक लगा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। हाँ, दैट आई मीन दैट्स अ पार्ट ऑफ हु वी आर। एक इंडियन कल्चर है कि आपका वेलकम होता है, तिलक लगता है, सब होता है। एंड एज ए मुस्लिम आपको जब ये ट्रोल करा जाता है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? कि क्यों ट्रोल कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज यू आर मुस्लिम एंड यू लिबरल? नहीं। सो एक तो लोग बहुत ही ज़्यादा या तो फ्री हैं, तभी मैं बोलती हूँ कि मोदी जी के राज में मतलब लोगों के पास काम वाम नहीं है, नौकरी की ज़रूरत है हमें, और लोग घर बैठे हैं फालतू में, तो यही कर रहे हैं। यूथ जो है वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो 25 और 35 साल के ज़्यादा हैं, तो सोच लीजिए कि बैठ के यही सब कर रहे हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, पर छोटी छोटी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी जो इतनी इररेलेवेंट है, क्योंकि इतनी और बड़ी चीज़ें लाइफ में हैं। मैं कैंपेन कर रही थी, हर 10 मिनट में आप
कहीं रुकते हो, आपको लोग वेलकम करते हैं, आरती के लिए थाली लेकर आते हैं, कैंडिडेट को तिलक लगाते हैं, आपको लगाते हैं। अब वो मुझे आते हैं ट्रोलिंग कि भाई आप मुस्लिम हो, टिक्का लगाना गलत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उससे ईमान, मतलब ईमान मीन्स फेथ उर्दू में, उससे मेरा ईमान कैसे वीक हो रहा है? मैं अपने रिलीजन को अपने घर में बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करती हूँ, मैं 5 वक्त का नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं रोज़ा रखती हूँ, मैं अपने मतलब अपने रिलीजन की जो आइडियोलॉजी है, जो तौर तरीके हैं, उसमें बिलीव करती हूँ। पर अगर मैं मेरे देश का कल्चर जो है यहाँ रहती हूँ, उसको अगर मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो इससे मेरा फेथ कैसे कम हो रहा है? एक इंटरव्यू किया था मैंने कुछ हफ्ते पहले, इंटरव्यू आई मीन उसका शो का नाम था नाश्ते पर नेताजी, रमज़ान चल रहा था उस वक्त। तो वो इंटरव्यू में मैं बात करते करते खा रही थी, कितने लोगों ने मुझे ट्रोल किया, मैडम रोज़ा रखो। अरे आपको कैसे पता है कि मैं रोज़े के, और उसमें शुरू में बोला भी गया था कि हमने रोज़ा खोलने के बाद ये किया है, बट लोगों के पास काम नहीं है। तो ये अच्छा, ये मुस्लिम्स की तरफ से आया। दूसरी तरफ से आएगा मुल्ला फलाना, पाकिस्तान जाओ, कुछ नहीं हो सकता, बीजेपी चलेगी, आप लोगों का यहाँ पे कुछ वो नहीं है, निकल जाओ, इस तरीके की चीज़ें। हर चीज़ में आप ट्रोल हो रहे हो। तीसरा नेपोटिज्म, ठीक है ना? हाँ, मतलब कुछ भी करो आप, जिनके पास कुछ काम नहीं है, या तो वो अटेंशन। अच्छा, इतनी बार ऐसा भी हुआ है कि किसी ने मुझे ट्रोल किया है और मैं मूड में हूँ या मैं फ्री हूँ, तो मैं उनको जवाब दे दूँ, दोस्ती हो गई है मेरी। ट्वीट डिलीट कर दिया, मैसेज डिलीट कर दिया, उसके बाद सॉरी बोला मुझे। तो या तो कभी कभी अटेंशन के लिए करते हैं कि आप रिस्पॉन्ड कर दो, तो उनके लिए बड़ी खुशी जाती है कि हाँ मैडम ने रिस्पॉन्ड कर दिया हमको, फिर वो माफ़ी मांगेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये कल्चर जो है, बट वो चेंज होना चाहिए, बिकॉज आप you have to let people be and you have to see the intention of a person there, why are you getting into the personal space, you know? And this is where my problem, आपने जो political question पूछा, आज ये regime के, see देखो अंडर करंट हमेशा था, that is why इंडिया का बंटवारा हुआ, right? उसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इतना खुल के अब जो नफ़रत आ रही है बाहर, वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपने स्कूल कॉलेज की बात करी, आई हैव ग्रोन अप विद probably no Muslim friends, right? बट अगर मेरा रोज़ा रहा है और मैं अपने दोस्तों को बोलूँ वो लंच पे जा रहे हैं, तो मैं बोलूँगी मेरे साथ घर चल लो 5 मिनट, मुझे नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद चलेंगे। वो घर आते थे, वेट करते थे कि मैं अपना नमाज़ पढ़ लूँ, रोज़ा रखा है मैंने, मैं उनके साथ लंच पे जाती थी, मैं भूखी बैठती थी, ना पानी ना खाना। आई यूज्ड टू सिट विद देम फॉर लंच। वी हैव ग्रोन अप लाइक दैट, यू नो। हमारे घर में कभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है, 5-5 लड़कियाँ आके रहती थी, ये नहीं था कि हिंदू लड़कियां हैं अलाउड नहीं है। इसमें एग्जांपल दूंगी, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर के जो फादर थे, उनका नाम था मोहम्मद इसाक पटेल। पर जब वो अपने दोस्तों के घर जाते थे तो वहाँ पे बोलते थे, अरे मुसलमान लड़के को लेकर आए हो, तो उनके दोस्तों ने उनका निकनेम रख दिया कांति। तो जब भी पूछते थे कौन आ रहा है, तो बोलते कांति आ रहे हैं। तो आज तक टुडे ऑल्सो ही इज़ रिमेंबर्ड एज कांति पटेल। सो उस ज़माने में भी देयर वाज डिफ्रेंसिएशन की, मतलब एक यू नो। बट हिंदू मुस्लिम आप छोड़ दीजिए, मैं अभी किसी गांव में वो कर रही थी, कैंपेन कर रही थी, वहाँ पे बेचारी 2-4 औरतें बाहर बैठी थी, अंदर किसी की डेथ हो गई थी, मैं किसी के घर गई थी, वो अंदर नहीं आ रही थी, तो मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा आओ बैठो, तो वहाँ से इशारा करी, वाई? बिकॉज दे वर दलित्स। बट वॉट डू यू से देन व्हेन आवर दलित प्रेसिडेंट इज़ नॉट अलाउड टू डू पूजा इन अ मंदिर? दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर। तो हम लोग तो बेचारे ट्रोल होंगे ही, मतलब आज मुस्लिम हो, हिंदू हो, कहीं भी हो, डंडा, क्योंकि आप पब्लिक लाइफ में हो। तो इट्स ओके, इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर। अभी आपने अपने गांव के बारे में बात करी, जी। यू वर टॉकिंग अबाउट योर प्लेस एंड यू ट्रैवल क्वाइट ऑफन टू गुजरात। Yeah. आई मीन यू स्पेंड गुड 10-15 days a Yeah. month in Yeah. गुजरात। बट आफ्टर माई फादर्स डेथ मोर। पहले जाते थे बट फैमिली के साथ टाइम बिताते थे, छुट्टी वुट्टी करके वापस आते थे। अब क्या है, क्योंकि वो नहीं है तो हम लोगों को जाके देख, तो बिटवीन मी एंड माई ब्रदर रेगुलरली जाते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन जी। ओवर हियर, सॉरी टू जी। इंटरप्ट। अभी आपने अपने दादाजी का नाम बताया, कांति भाई पटेल। हाँ। तो कांति भाई पटेल, ये क्वेश्चंस काफी लोग पूछते हैं, दैट पटेल एंड दैट मुस्लिम कनेक्ट, प्लीज एक बार ये एलैबोरेट कर दीजिए, देन यू कैन कंटिन्यू। तो गुजरात में बहुत पटेल्स हैं जो मुस्लिम हैं, क्योंकि पटेल फैमिली नेम नहीं है। हमारा जो फैमिली नेम है वो है उनिया, जो वो करते थे बुनाई, उनका, हाँ, वो जो करते थे। लेकिन क्योंकि ग्रेट ग्रैंडफादर शायद हेड ऑफ द विलेज रहे होंगे, सरपंच रहे होंगे, तो एक टाइटल था पटेल, तो बोलते पटेल।
सो वहाँ से वो पटेल हमारी फैमिली में आ गया, बिकॉज मेरे दादा भी रह चुके थे, उनके फादर भी रह चुके थे, तो इट केम एज अ टाइटल एंड इट स्टेड ऑन. So it is like इट इज़ जस्ट अ टाइटल, it इट is- इज़ नॉट अ सरनेम. तो वो टाइटल रह गया तो उस वजह से. बट बहुत मुस्लिम पटेल्स हैं गुजरात में, तो इसमें कोई मतलब इट्स नथिंग स्पेशल कि कोई क्योंकि हाँ ये भी ट्रोल होती हूँ मैं कि क्या बोलते हैं, कन्वर्ट हो गए हो, फलाना हो गए हो, जाके मुसलमान बन गए हो. आर यू गेटिंग इट? इस तरीके से भी लोग ट्रोल करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. मतलब ये वहाँ के बहुत सारे मुस्लिम गांव हैं, 10% मुस्लिम पॉपुलेशन है गुजरात में. तो जो जो विलेज के हेड होते थे उनकी फैमिली को पटेल टाइटल दे दिया जाता था. तो आई थिंक वो कैरी ऑन होता था. Okay, so coming back to the question, या आप गुजरात बहुत ट्रैवल करने लग गए हो आफ्टर योर डैड पास्ड अवे एंड यू आर ट्राइंग टू टेक द फैमिली बैटन अहेड. मेरे को ये पूछना है, जब आप इतना गुजरात जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, कैंपेन कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, वो एक क्या मैसेज है जो आप अपने लोगों को देना चाहोगे? मैं पूरे कंट्री को ये बोलना चाहूँगी, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन. दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ हिंदुस्तान, दिस इज़ भारत. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. लेट्स जस्ट stay happy together so that we all benefit from the good that any government can do for our country. It benefits all. We should just be happy together. The social fabric of this country should remain intact. मतलब लोग मिलजुल के रहें, उसी में खुश रहेंगे. United India, strong India. United India, strong India. Yeah. that's a strong message. Yeah. Yeah, that's an impactful message. This is too heavy of politics. बहुत politics बात कर ली. अब तो थोड़ा सा मेरे को भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा politics बात कर ली. Now we are on the verge of closing the Yeah. segment, Yeah. and for this episode we'll be closing. मेरे को ना एक question है, हाँ. and I ask this to every guest of ours. You are a mother. Yeah. You had motherhood. You're a mother of 2 daughters. Teenage daughters, the Teenage worst, daughters. the worst period and phase. Where I am their enemy number one. It's a rebellious age. हाँ, हम भी हाँ, सारे rebels हाँ, रहे हैं हाँ, अपने age Parent में. like you हाँ. can't be an enemy to anyone. I'm telling you, a parent like me also, I keep telling them, I said, I wish you had my father and my mother. तो वो बोलते बोलते नानी के साथ तो हम रह ही नहीं सकते, नानो भी नहीं. बट आई सेड तो मेरे से क्या प्रॉब्लम है, यू आर द वर्स्ट मदर. बट आई थिंक वी ऑल गो थ्रू इट, सो इट्स ओके. हाँ, तो मेरा question ये है. हाँ. I don't know if your kids are going to watch this podcast. They will. They will. हाँ. But they said also to me that please don't talk anything about us and don't say anything rubbish at all. ये भी already warning दिया था ठीक है, उन्होंने. अब तो कोई नहीं, अब तो बात होगी. बट अब मैं बोलूंगी, आप पूछो, मैं नाम लेकर बोलूंगी. So that I'm going to troll them now. Okay, now tell us something about your daughters. हाँ. What are their likes and how do you see them in future? Like we spoke, कि you would want either of them to go to politics, जिसका interest हो, Yeah. and जिसका जो interest हो वो कर सकते हैं. So what is that one message you want to give to both of your daughters? One message for both of them. See, since they were very small and they would be saying कि आप मतलब पागल हो, मुझे बोलते हैं. I have told them, I said, look, I don't want you to do drugs. I don't want you to have alcohol. I don't want you to smoke. I don't want you to lie and I don't want you to steal. I said, इस 5 चीज़ों के अलावा जो करना है करो. Just be good human beings. Be respectful, you know, and be respectful towards others. Be kind. That is all I want them to be. Today, I will say, and I've always said, I said, be good human beings and avoid these vices. You'll be happy in life. And yes, I would definitely want them also to come into politics because I want them to be empathetic. You know, I want them to see we've also led privileged lives. They have led very privileged lives, but they need, and people around, like you said, friends, people. Today, people that we live with have not seen the real India. हम अभी जाते हैं ग्राउंड पे, हम देखते हैं लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं. इतनी आसान नहीं है ज़िंदगी. और आप जाओगे, एक्सपीरियंस करोगे तो आप में वो एम्पैथी आएगी एंड तब आप में एक वो आएगी कि यू वुड वांट टू be a part of giving these people a better life. That is why I want my children to be in politics, that they can be of some use to someone in life. Being a mother of teenage daughters, how do you feel that connect to the youth? How do you make that connect? उसका कुछ benefit आपको मिलता है कि So
उनके थॉट प्रोसेस को आप समझने में आपके लिए कुछ सो मेरे बच्चे मुझे बोलते रहते यू आर अ टीनेजर इन अ वुमेन्स बॉडी, सो बिकॉज दे फील दैट आई बिहेव लाइक अ चाइल्ड, बट मुझे लगता है कि दैट इज़ ओनली वे टू रिलेट टू देम कि आप उनके साथ खुल के जियो. हम लोग, आप लोग भी शायद, योर पेरेंट्स ऑल्सो, एक तरीके से गैप था, जनरेशन गैप था. आप बात नहीं, आज भी मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं बात कर सकती जिस तरीके से मेरे बच्चे मुझसे बात करते हैं. सो sometimes I feel maybe I overdo it. You can't be a friend, you have to be a parent also to your child, कि उनमें मतलब वो इज्जत और डर रहना चाहिए कि एक लाइन नहीं क्रॉस कर सकते. But I would still like to be friends with them, friends with their friends, so that I'm aware. Today's children have more issues than we had. Today's children are growing up in a more competitive world. They definitely have many more issues to deal with. So we have to be there for them, to be able to understand and listen to them. Lot of times I fail as a parent. Because I'm not around, I'm busy. We clash a lot. They resent it. They सुनाओ me रेगुलरली. तो कोशिश मैं करती हूँ. अभी ये सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ बातें तो मुझे बोलते हैं, कहते ट्विटर में डाला है मदर, कहते यू आर नॉट अ मदर, यू आर नॉट देयर ओनली, सो दे आर ऑलवेज टॉन्टिंग मी ऑन दिस कि लाइक प्लीज रिमूव दिस मदर फ्रॉम योर बायो, बट देर एट दैट रिबेलियस एज. सो आई कीप टेलिंग देम, गिव इट 5 more years, we'll be best friends. True. Yeah, at the moment also वो जितना बोल लेंगे they will come searching for me only. कुछ भी हुआ तो it'll be. Once you cross your 20s, so I've been in this rebellious age. Once you cross your 20s, you figure out that every damn thing your parents told you was right. So I have to tell you a funny incident. I don't know how much time we had. No, we have a lot of one day, like I said, my father was very strict. I was in college. So my best friend was having a party and my father said, no, you can't go. So I got very angry. I was very rebellious. I said, ये बहुत हो गया, like मेरी best friend है, जाने नहीं दे रहे, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ. So I packed a little bag and I was 18-19 years old. So my brother said कि I can't let you go alone. I'm also coming with you, दीदी. तो वो भी आ गया. तो हम घर से बाहर निकल के सड़क पे ऑटो पकड़ के वी वेंट टू JNU टू अनदर फ्रेंड्स हाउस एंड वी स्टेड देयर. अब वहाँ स्टे तो करा, बट वी केप्ट कॉलिंग माई अदर फ्रेंड्स टू से कि फ़ोन आया, घर से फ़ोन आया. दे नेवर कॉल्ड. सो इट गॉट अस वरिड कि वो पूछ भी नहीं रहे कहाँ हैं हम. आई थिंक दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू से जाओ जो करना है करो. सो नेक्स्ट आफ्टरनून तक हमको लगा किसी और के घर में कितना रहेंगे, तो बड़े इधर उधर से देखा, किसी गाड़ी से लिफ्ट ली क्योंकि पैसे वैसे भी नहीं थे, और वापस सीधा घर गए, सामान रखा. Nobody asked us a question. So that is one thing I realized with my kids also. Sometimes when they're rebelling, I don't react. The whole idea of that rebellion is they're waiting for us to react. They want our attention. So then I give them attention in a different way. But for that stupid act, I don't react because I learnt it from my parents. You've learnt it the hard way. They never bothered. They didn't even bother to check कि कहाँ है. They knew कि ये एक rebellion act है, कहाँ जाएंगे. Next afternoon we were back. वापस आ जाएंगे. हाँ, हम आ गए वापस. फिलहाल अभी वापस आ जाएंगे से तो ठीक है. हमें मच्छरों ने बहुत दुखी कर दिया. आई एम क्वाइट ओके. ट्रस्ट मी, मैं तो मच्छरों से दुखी हो गया. एनीवेज, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद अस? आप मच्छरों से दुखी हो गए, हम बीजेपी सरकार से दुखी हो गए. गुड वन. So how was your experience with us? कैसा लगा आपको पॉडकास्ट करके? It was very candid. I think it was like just having a conversation with friends. It was great. Thank you so much for being with us today. No, thank you for having me over. And we will have one more episode with you. Definitely, for sure. After the elections. After the elections, one more episode done, with you. Done. Looking forward to it. Thank you so much for your time. Thank you. वो politician style में से शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते. एक काम कर सकते हैं. Politician style में आप उस कैमरे को देख के एक बार बोल सकते हैं धन्यवाद मित्रों. मैं करण और बादल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ. शुक्रिया, बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. थैंक यू.